रियल फोर्स होता है, ये वास्तविक बल होता है। रियल फोर्स होता है, ठीक है, ये वास्तविक बल होता है। तो कैसे हैं दोस्तों आप सभी का मेरे YouTube चैनल डिफेंस का तड़का में स्वागत है। दोस्तों आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सर्कुलर मोशन का पार्ट नंबर 2। इसमें हम आज जो है सर्कुलर मोशन के जितने भी मैथमेटिकल पार्ट्स हैं हम उनकी स्टडी करेंगे। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। मैं लास्ट में ये भी बताऊंगा कि किस किस टाइप के क्वेश्चन एयरफोर्स में पूछे जाते हैं और कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ सर्कुलर मोशन पार्ट 2। अब आज हम कुछ टर्म सबसे पहले समझेंगे, जिसमें हमारा सबसे पहला टर्म है that is angular displacement। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हिंदी में इसे बोलते हैं कोणीय विस्थापन। कोणीय विस्थापन। दूसरा जो इसमें है पॉइंट हमें पढ़ना है दैट इज एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी हिंदी में बोलते हैं इसे कोणीय वेग। और तीसरा जो हमारा इसमें पढ़ना है दैट इज एंगुलर एक्सीलरेशन, यानी कोणीय त्वरण। कोणीय त्वरण। तो ये 3 पॉइंट की हमें स्टडी करनी है, कोणीय विस्थापन, कोणीय वेग और कोणीय त्वरण। तो देखिए इसमें सबसे पहले अगर हम इसको स्टडी कर रहे हैं तो हमें समझना चाहिए कि जैसे ये सर्कुलर मोशन है, ठीक है, और ये अब सेंटर है इसका, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, एक हम यहाँ से लाइन ड्रॉ करेंगे, इसको बोलेंगे x, और एक लाइन ड्रॉ करेंगे, इसे बोलेंगे हम y। और हर पॉइंट पर चूंकि x और y दोनों चेंज हो रहा है इसलिए हम बोलेंगे ये 2D मोशन है, यानी समतल में गति, यानी द्विविमीय गति है, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछा जाता है। तो आइए अब यहाँ बात करते हैं। मान लीजिए कोई कण इस बिंदु P पर है, मान लीजिए कोई पार्टिकल पॉइंट P पर है। P से इस पार्टिकल को Q तक जाने में कुछ समय लगेगा। P से Q तक का जो समय है उसे हम बोल रहे हैं डेल्टा टी। कितना समय लगा? डेल्टा टी, यानी समय अंतराल जो रहा वो है डेल्टा टी, ठीक है। अब अगर हम कहें P पॉइंट पर अगर हमारा पार्टिकल है तो ये कितना एंगल बनाएगा। अगर पार्टिकल P पॉइंट पर है तो ये इस लाइन से, देखिए एंगल हम इस लाइन से देख रहे हैं, तो कितना एंगल बना रहा है, तो आप कहोगे सर θ1 एंगल बना रहा है। इस पॉइंट Q पर जब ये पहुंचा तो कितना एंगल बना रहा है, तो आपने कहा θ2 बना रहा है। तो अब आप बताइए θ1 से ये पॉइंट P, ये पॉइंट Q पर आ गया। θ1 से ये एंगल θ1 है और आपका ये वाला जो एंगल है वो कितना है, θ2। तो ये जो एंगल में चेंज आया है, जो एंगल में चेंज आया है P से Q तक आने में, एंगल में जो चेंज आया है डेल्टा थीटा, यही आपका कहलाएगा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, कोणीय विस्थापन। तो कोण में जो भी बदलाव होता है उसे बोलते हैं कोणीय विस्थापन। आप इसको ऐसे समझे, जैसे मान लीजिए अगर हम रेखीय गति पढ़ रहे हैं, तो रेखीय गति पढ़ रहे हैं तो कोई कण मान लीजिए x दिशा में जा रहा है, तो ये पॉइंट A है आपका और ये मान लीजिए पॉइंट B है। A से B गया तो पहले जब ये A पर था तो इसकी स्थिति सदिश क्या थी, इसकी स्थिति क्या थी, इसका पोजीशन क्या था। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, x बराबर 0 से बताएंगे। आपने कहा x बराबर 0 से ये वैल्यू है x1, और ये जब पॉइंट B पे पहुंच गया तो ये वैल्यू कितनी हो गई, तो आपने कहा x2 हो गई। तो बताइए x में कितना चेंज आया, यही तो x में चेंज है, हाँ या ना बोलिए। तो ये जो x में चेंज है, लाइन में जो चेंज आया, इसे बोलते हैं लीनियर डिस्प्लेसमेंट, रेखीय विस्थापन। और यहाँ जो एंगल में चेंज आया इसे बोलते हैं कोणीय विस्थापन। तो आई थिंक आपको बात समझ में आ गई होगी कोणीय विस्थापन क्या चीज़ होती है। अब कोणीय विस्थापन का मात्रक क्या होगा, तो कोणीय विस्थापन का जो मात्रक होगा वो होगा रेडियन। एंगल को हम SI मात्रक किसमें नापते हैं, रेडियन में। जो मात्रक रेडियन है इसका बीमा क्या होगा, तो इसका बीमा होगा m0 L0 T0। ये भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना चाहिए। तो m0 L0 T0 इज द डायमेंशन ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। अब बात करते हैं एंगुलर वेलोसिटी। तो पहले बेसिक बात कर लेते हैं, वेलोसिटी यानी वेग। वेग बराबर क्या होता है, तो वेग बराबर होता है विस्थापन बटा समय, ठीक है, यानी वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। देखिए वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अगर मैं वेलोसिटी के जगह पर लीनियर रख दूंगा तो लीनियर वेलोसिटी निकल के आएगी, और लीनियर वेलोसिटी के लिए यहाँ पर लीनियर डिस्प्लेसमेंट चलेगा, यानी रेखीय वेग के लिए यहाँ पर क्या चलने वाला है, रेखीय वेग के लिए रेखीय विस्थापन बटा समय। और अगर हम यहाँ पर कोणीय लगा दें, एंगुलर लगा दें, एंगुलर,
तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। इसका ये मतलब है कि एंगुलर वेलोसिटी यानी कोणीय वेग, जो कोणीय वेग होगा वो होगा आपका कोणीय विस्थापन, नोट्स जरूर बनाएं, कोणीय विस्थापन बटा समय, यानी एंगुलर वेलोसिटी जो होगा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम जो लगा, कितना समय लगा था, डेल्टा टी, और इस एंगुलर वेलोसिटी का जो सिंबल है वो है ओमेगा। अब इस जरा ओमेगा के बारे में बताता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। ये जो ओमेगा है, ध्यान से सुनिएगा, ये जो एंगुलर वेलोसिटी है, पहली बात तो ये कि इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी। ये कैसी क्वांटिटी है, ये वेक्टर क्वांटिटी है, यानी ये सदिश राशि है, यह सदिश राशि है, यह सदिश राशि है। उसके बाद इसकी यूनिट क्या बनेगी, तो इसकी यूनिट बनेगी, इसकी जो यूनिट बनेगी, मात्रक जो बनेगा वो बनेगा रेडियन पर सेकेंड। क्या बनेगा, रेडियन पर सेकेंड। जैसे लीनियर वेलोसिटी का बनता है मीटर पर सेकेंड, तो मीटर की जगह पे हो जाएगा रेडियन, क्योंकि यहाँ पर कोणीय विस्थापन हुआ है, ना कि रेखीय विस्थापन हुआ है। ठीक है, तो अब इसकी डायमेंशन अगर हम निकालें तो इसका डायमेंशन क्या बनेगा, तो इसकी जो बीमा बनेगी ये बनेगी m0 L0 t की पावर -1, क्योंकि नीचे टाइम है, ऊपर जाएगा t की पावर -1 बन जाएगा, तो m0 L0 t की पावर -1 इसका डायमेंशन हो जाएगा। अब सवाल यह है कि इसकी जो दिशा है वो किस दिशा में होगी। देखिए, रेखीय वेग की जो दिशा, मैंने पिछले वीडियो में बताया था, रेखीय वेग की जो दिशा होती है वो किसी भी बिंदु पर स्पर्श रेखीय होती है। लीनियर वेलोसिटी का डायरेक्शन किसी भी पॉइंट पर कैसा होता है, टेंजेंशियल होता है। लेकिन जो एंगुलर वेलोसिटी होती है, मैं आपको बता दूं, ये एक्सियल वेक्टर होता है। कैसा वेक्टर होता है, एक्सियल वेक्टर होता है, यानी अक्षीय सदिश होता है। तो इसकी दिशा अक्ष की दिशा में होगी। तो ये जो पार्टिकल है इसके अबाउट रोटेट कर रहा है, तो इसका जो एक्सिस होगा, ये वाला एक्सिस, ये वाला एक्सिस, जो एक्सिस इसके सेंटर से पास हो रहा है, प्लेन के परपेंडिकुलर है, यानी तल के लंबवत जो अक्ष पास हो रहा है, इसे हम बोलेंगे इस अक्ष के अनुदिश होगी। अब ये इधर की तरफ होगी या इधर की तरफ होगी। तो अब इसको अगर आप देखना चाहें कि एंगुलर वेलोसिटी का डायरेक्शन कैसे निकालना है, तो चूंकि मोशन इस तरीके से हो रहा है, तो राइट हैंड को, दाहिने हाथ को हम यूँ घुमाएंगे तो थंब हमारा बाहर आ रहा है। इसका मतलब ये हुआ एंगुलर वेलोसिटी का डायरेक्शन बाहर की तरफ है, और इसको ऐसे दिखाएंगे घूमने के सेंस में, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ ओमेगा विच इज आउटवर्ड अलोंग द एक्सिस, यानी बाहर की तरफ अक्ष के अनुदिश हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया ओमेगा का डायरेक्शन। तो ये ओमेगा के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। कोणीय वेग, कोणीय विस्थापन बटा समय सदिश राशि है, इसका मात्रक रेडियन पर सेकंड होता है, इसकी जो बीमा यानी डायमेंशन होगी m0 L0 t-1 होगा। अब बात करते हैं एंगुलर एक्सीलरेशन की। तो एंगुलर एक्सीलरेशन को भी जरा समझ लेते हैं। तो एंगुलर एक्सीलरेशन, तो सिंपल भाषा में बात करूं तो एक्सीलरेशन बराबर होता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, जो भी समय लगा चेंज होने में, तो ये होता है वेलोसिटी। लेकिन अगर हम एंगुलर एक्सीलरेशन की बात करेंगे तो एंगुलर वेलोसिटी में चेंज अपॉन टाइम। तो एंगुलर वेलोसिटी को ओमेगा से लिखते हैं, चेंज डेल्टा ओमेगा, और लगा समय कितना, डेल्टा टी, तो ये हो जाएगा अल्फा। इसको किससे प्रेजेंट करते हैं, अल्फा से। किसको, एंगुलर एक्सीलरेशन को, कोणीय त्वरण को। अब इसका ये कैसी राशि है, तो यह है सदिश राशि है, यह सदिश राशि है। इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी, ये एक्सियल वेक्टर होता है, इट इज़ अ एक्सियल वेक्टर, ऐसे लिख सकता हूँ। ये अक्षीय सदिश है, सदिश तो है लेकिन कौन सा, अक्षीय सदिश। एक ध्रुवीय सदिश होता है और एक अक्षीय सदिश होता है। मैंने वेक्टर के वीडियोस में ये सारे इंट्रोडक्शन दे रखे हैं, आप वीडियो देख सकते हैं। तो इट इज़ अ एक्सियल वेक्टर। तो आई थिंक आपको यहाँ तक समझ में आ गई होगी बात। उसके बाद इसकी यूनिट क्या बनेगी, तो इसकी यूनिट बनेगी देखिए इसका रेडियन पर सेकंड है ही, और डिवाइड बाय सेकंड, तो ये बन जाएगा रेडियन पर सेकंड स्क्वायर बन जाएगा। इसका डायमेंशन क्या बनेगा, तो इसका डायमेंशन बनेगा m0 L0 t की पावर -2 हो जाएगा। तो ये हो गया डायमेंशन, इसकी यूनिट। तो आइए अब हमने ये पढ़ लिए हैं, ओमेगा इज इक्वल टू डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी,
एंड अल्फा इज इक्वल टू डेल्टा ओमेगा अपॉन डेल्टा टी। इसकी यूनिट है आपके रेडियन पर सेकंड स्क्वायर, एग्जाम में पूछा जाता है। उसके बाद इसका रेडियन पर सेकंड और इसका डायमेंशन होगा m0 L0 टी की पावर -1 रट डालिए, ये हो जाएगा रेडियन पर सेकंड स्क्वायर, ये हो जाएगा m0 L0 टी की पावर -2 हो जाएगा। ठीक है, तो ये अल्फा की यूनिट और डायमेंशन वगैरह हो गए, रेडियन पर सेकंड स्क्वायर हो जाएगा, इसका रेडियन पर सेकंड, इसका रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। अब आप देखिए सर्कुलर मोशन में जरा समझिए ध्यान से, सर्कुलर मोशन में वेलोसिटी का डायरेक्शन इधर होता है, यानी जिस समय एंगुलर वेलोसिटी होती है उसी समय लीनियर वेलोसिटी भी होती है पार्टिकल की। यानी अगर कण के पास कोणीय वेग है तो वहाँ पर रेखीय वेग भी होता है। इसका मतलब ये हुआ कि रेखीय वेग और कोणीय वेग में संबंध होना चाहिए। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ रिलेशन बिटवीन लीनियर वेलोसिटी वेक्टर v एंड एंगुलर वेलोसिटी वेक्टर, यानी रेखीय वेग सदिश और कोणीय वेग जो सदिश है, इनमें क्या संबंध होता है। तो आपको मैं एक हल्का सा आइडिया देता हूं आपको समझाने के लिए, ध्यान से सुनिएगा। मान लीजिए एक कण बिंदु A से बिंदु B आया, पॉइंट A से पॉइंट B आया, तो कुछ एंगल में चेंज आया। अगर A से B का बहुत कम समय लगे तो बहुत कम समय को डेल्टा टी लिखते हैं, dt लिखते हैं। तो ये एंगल में भी जो चेंज आएगा वो भी d थीटा आएगा। तो इसका मतलब ये हुआ, अगर इसको हम अलग कर लें, इसको ये देखिए A ये B ये है d थीटा, और ये जो लेंथ है, जितना छोटा एंगल होगा ये लेंथ उतना सीधा होगा। तो ये हमारा जो आर्क है, जो ये चाप है, ये सीधा हो जाएगा और इसको हम बोलेंगे S, और ये S कुछ और नहीं है, ये रेखीय विस्थापन है। तो जितने समय में रेखीय विस्थापन S हुआ है उतने ही समय में कोणीय विस्थापन हुआ है d थीटा, और ये त्रिज्या इसकी मान लें r। तो आप सबको पता होना चाहिए एंगल बराबर होता है, यहाँ पर लिखता हूँ मैं, एंगल बराबर आर्क अपॉन रेडियस, यानी कोण बराबर होता है चाप बटा त्रिज्या। अब आप देखिए थोड़ा सा समझना भी जरूरी होता है कई बार, d थीटा इज इक्वल टू, ये आगे के टॉपिकों में काम आएगा इसलिए मैं थोड़ा सा इसका बेसिक आइडिया दे रहा हूँ। तो d थीटा बराबर s अपॉन r हो गया। अब आप बताइए dt से दोनों साइड डिवाइड कर दें, यहाँ भी dt से डिवाइड कर दें और यहाँ भी dt से डिवाइड कर दें, कोई चेंज नहीं आएगा। अब आप बताइए ये क्या चीज़ है, कोण में चेंज अपॉन एंगल, यानी कोणीय विस्थापन बटा समय, ये कहलाता है कोणीय वेग, और ये रेखीय विस्थापन बटा समय क्या कहलाता है, रेखीय वेग, और डिवाइडेड बाई r है ही। तो यहाँ से निकल के आएगा v बराबर r ओमेगा, v बराबर क्या निकल के आएगा, r ओमेगा निकल के आएगा। तो आई थिंक आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि v इक्वल टू r ओमेगा होता है। ठीक है, तो रेखीय वेग और कोणीय वेग में ये संबंध निकल के आया। अब आप देखिए ध्यान से, यहाँ पर सुनिए, अगर इसको मुझे वेक्टर फॉर्म में लिखना है, इस v r ओमेगा वाले फॉर्मूले को अगर वेक्टर फॉर्म लिखना है, वेक्टर फॉर्म, तो देखिए इसका वेक्टर फॉर्म हम कैसे लिखेंगे, ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले जैसे कि ये सर्कुलर मोशन है, ध्यान से सुनिएगा, जैसा कि आप देख रहे हैं ये सर्कुलर मोशन है। अब आप देखिए एक पार्टिकल यहाँ पर है, तो अगर ये पार्टिकल यहाँ पर है तो इसकी लीनियर वेलोसिटी, मैंने पहले ही वीडियो में बताया था, रेखीय वेग की जो दिशा होगी वो उस बिंदु पर कैसी होगी, स्पर्श रेखी होगी। तो ये वेलोसिटी वेक्टर हो जाएगा v वेक्टर। और अगर कण यहाँ पर है, ये पार्टिकल यहाँ पर है, तो इस यहाँ से इसकी स्थित सदिश जो बताएंगे, पोजीशन वेक्टर, वो बताएंगे r वेक्टर है। तो इसको हम r वेक्टर इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि इधर त्रिज्या है, इसलिए r वेक्टर लिख दिया। और कोणीय वेग किधर है, तो कोणीय वेग इस दिशा में है, कोणीय वेग बाहर की तरफ है, मैंने बताया था अभी कि कोणीय वेग बाहर की तरफ होगा। अब आप बताइए कि अगर हम ओमेगा क्रॉस r करें, देखिए r इंटू ओमेगा है, तो ओमेगा क्रॉस r करने पर v मिल रहा है, या r क्रॉस ओमेगा करने पर v मिल रहा है। देखिए r क्रॉस ओमेगा कर रहे हैं तो v नीचे जा रहा है, इसका मतलब ये है कि ओमेगा बाहर है। तो ओमेगा से r की तरफ अगर हम राइट हैंड स्क्रू रूल लगाएं, दाहिने दक्षिणावर्ती पेच का नियम लगाएं, दाहिने हाथ से स्क्रू टाइट करें ओमेगा से v की तरफ, तो ये डायरेक्शन किधर जा रहा है, बाहर की तरफ जा रहा है। तो आई थिंक आपको बात समझ में आ गई होगी कि v वेक्टर इज इक्वल टू ओमेगा वेक्टर क्रॉस r वेक्टर, ना कि v वेक्टर बराबर r वेक्टर क्रॉस ओमेगा वेक्टर। तो ये ध्यान रखिएगा, ये एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसका वेक्टर फॉर्म ध्यान रखिएगा, v इक्वल टू ओमेगा क्रॉस r। और ये वाला रिलेशन रोटेशनल मोशन यानी घूर्णन गति में भी बहुत काम करता है। तो ये आई थिंक आपको बात समझ में आ गई होगी, v इक्वल टू ओमेगा क्रॉस r। तो आइए दोस्तों अब हम जरा समझते हैं लीनियर एक्सीलरेशन, लीनियर एक्सीलरेशन यानी a एंड एंगुलर एक्सीलरेशन, एंगुलर एक्सीलरेशन यानी अल्फा में क्या रिलेशन है।
है ना, रेखीय त्वरण और कोणीय त्वरण में क्या संबंध है। तो अभी मैंने पढ़ा v इक्वल टू क्या होता है r इंटू ओमेगा। अब आप बताइए रेडियस यानी त्रिज्या, वृत्तीय गति करते हुए कण की त्रिज्या तो नियत रहेगी यानी कांस्टेंट रहेगी, तो अगर ओमेगा में चेंज आएगा तो v में भी चेंज आएगा, यस या नो बताइए। डेल्टा v इज इक्वल टू r इंटू डेल्टा ओमेगा, यानी वेग में परिवर्तन अगर रेखीय हो, रेखीय वेग में परिवर्तन हुआ तो कोणीय वेग में परिवर्तन होगा। अब दोनों परिवर्तन में कुछ समय लगा होगा तो उसको हम लिख लेते हैं डेल्टा टी, तो ये हो गया r डेल्टा ओमेगा अपॉन डेल्टा टी। अब बाय डेफिनेशन परिभाषा ये कहती है कि ये जो चीज़ है इसका नाम है रेखीय त्वरण, रेखीय विस्थापन बटा रेखीय वेग में परिवर्तन बटा समय, लीनियर वेलोसिटी में जो चेंज अपॉन टाइम है ये है एक्सेलरेशन लीनियर, और r और ये क्या चीज़ है, ये है एंगुलर एक्सीलरेशन, डेल्टा ओमेगा अपॉन डेल्टा टी, ये अल्फा। तो a इज इक्वल टू कितना हो गया r इंटू अल्फा। अगर इसका हम वेक्टर फॉर्म लिखें तो वेक्टर a बराबर r वेक्टर क्रॉस अल्फा वेक्टर अगर आप लिखते हैं तो ये गलत माना जाएगा, ध्यान रखिएगा। a इज इक्वल टू अल्फा वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर, जैसे ओमेगा क्रॉस आर है ऐसे अल्फा क्रॉस आर हो जाएगा। तो ये पॉइंट भी आपको पता होना चाहिए। तो दिस इज द रिलेशन बिटवीन ए एंड अल्फा। तो आई थिंक यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई होगी। वीडियो में लास्ट तक बने रहेगा, मैं सारे कंसेप्ट आपको बताऊंगा सर्कुलर मोशन के। अब जरा हम ये बात करते हैं कि सर्कुलर मोशन में एक्सीलरेशन कितने टाइप का होता है। देखिए एक्सीलरेशन इन सर्कुलर मोशन, एक्सीलरेशन इन सर्कुलर मोशन यानी जो वृत्तीय गति में त्वरण, वृत्तीय गति में त्वरण, एक्सीलरेशन इन सर्कुलर मोशन। तो देखिए ये बेसिकली दो टाइप का होता है, ध्यान से सुनिएगा, ये दो टाइप का होता है। एक तो होता है लीनियर, अभी हमने पढ़ा है लीनियर एक्सीलरेशन, और एक होता है एंगुलर एक्सीलरेशन। एक होता है रेखीय त्वरण और एक होता है आपका कोणीय त्वरण। एक रेखीय त्वरण और एक होता है आपका कोणीय त्वरण। रेखीय त्वरण को आप a से लिखते हो और कोणीय त्वरण को आप अल्फा से लिखते हो, अभी आपने पढ़ रखा है। लीनियर एक्सीलरेशन भी दो टाइप का होता है। एक होता है सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन, एक होता है सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन यानी अभिकेंद्री त्वरण, अभिकेंद्री त्वरण, और एक होता है आपका टेंजेंशियल एक्सीलरेशन, इसको बोलते हैं स्पर्श रेखीय त्वरण। हर चैप्टर के आप पॉइंट सारे पढ़ के रखो, एग्जाम में आपको बिल्कुल दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। तो देखिए सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन को AC से लिखते हैं और टेंजेंशियल एक्सीलरेशन को AT से लिखते हैं, ये बात आपको ध्यान रखना है। अब वृत्तीय पथ के किसी भी बिंदु पर अगर आपको रेखीय त्वरण सेंट्रीपिटल वाला निकालना, अभिकेंद्री त्वरण, तो इसके लिए क्या करते हैं v का स्क्वायर उस पॉइंट पर और डिवाइडेड बाई रेडियस करते हैं, AC बराबर v स्क्वायर बाई r। एक फार्मूला इसका और बन सकता है, हमें अपने अभी पढ़ा है कि v बराबर होता है r ओमेगा। अगर v के जगह पे r ओमेगा रख दें तो r स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा, एक r कैंसिल हो जाएगा, ये आएगा r ओमेगा स्क्वायर। तो आई थिंक आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि AC इज इक्वल टू v स्क्वायर अपॉन r या r ओमेगा स्क्वायर। और जो टेंजेंशियल एक्सीलरेशन होता है, स्पर्श रेखीय त्वरण जो होता है, ये होता है d/dt ऑफ v यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, ये कहलाता है टेंजेंशियल एक्सीलरेशन। आप इसको समझे यहाँ पर देखिए, जैसे मान लीजिए ये कोई, जैसे यहाँ पर हम समझाते हैं, ध्यान सुनिएगा, लीनियर और टेंजेंशियल को क्लियर करते हैं। जैसे मान लीजिए सर्कुलर मोशन है, तो इस पॉइंट पर टेंजेंट के डायरेक्शन में स्पर्श रेखा की दिशा में तो होगा स्पर्श रेखीय त्वरण, और सेंटर की तरफ सेंट्रीपिटल अभिकेंद्री यानी केंद्र की तरफ, मान लीजिए सेंटर पॉइंट हो है तो इधर होगा AC। अब आप देखें अगर AC और AT दोनों एक साथ प्रेजेंट हैं तो इनका परिणामी यानी जो रिजल्टेंट होगा वो क्या, रिजल्टेंट इधर जाएगा, इस इन दोनों वेक्टरों का जोड़ का परिणामी यानी रिजल्टेंट इस AT को यहाँ लाएंगे, और ये जो वेक्टर है ये कहलाएगा A नेट यानी नेट एक्सीलरेशन। तो नेट एक्सीलरेशन कितना होगा, अंडर रूट इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर,
ये AC स्क्वायर प्लस AT स्क्वायर हो जाएगा। लेकिन ध्यान रखें इस बात को, ये तभी है जब दोनों का जो है एंगल कितना हो, 90 हो। और देखिए आपको ये बात अच्छे से पता है, सर्कुलर मोशन में जो लाइन सेंटर की तरफ जाती है और वो लाइन जो टेंजेंट की तरफ जाती है, यानी जो लाइन केंद्र की तरफ जाती है और जो स्पर्शी की तरफ जाती है, दोनों के बीच का कोण कितना होता है, 90। तो दो वेक्टरों का, दो सदिशों का परिणामी का फॉर्मूला होता है √a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। एक वेक्टर जो a है उसको AC मान लो, दूसरा वेक्टर जो b है उसको AT मान लो, और दोनों के बीच एंगल 90 है, तो √a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, यानी a के जगह पे AC का स्क्वायर और b के जगह पे AT का स्क्वायर, इस तरीके से रिजल्टेंट निकल जाएगा। लेकिन अब मैंने याद करिए, मैंने आपको, अच्छा अल्फा का फॉर्मूला क्या था, तो अल्फा का फॉर्मूला था डेल्टा ओमेगा अपॉन डेल्टा टी, ये मैंने बता ही दिया आपको, ये एक्सियल वेक्टर है। अब हम जरा बात ये करते हैं कि यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में, यानी एक समान वृत्तीय गति और असमान वृत्तीय गति में कौन कौन से एक्सेलरेशन होते हैं, कौन कौन से नहीं होते हैं। ठीक है, तो पिछले वीडियो में बताया था कि जो सर्कुलर मोशन होता है वो दो प्रकार का होता है। एक होता है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, और एक होता है नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। एक होता है एक समान वृत्तीय गति सर्कुलर मोशन। ठीक है, लिख लीजिएगा, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। एक समान वृत्तीय गति, इसे बोलते हैं एक समान वृत्तीय गति, और एक होता है असमान वृत्तीय गति, असमान वृत्तीय गति। अब जरा हम ये समझते हैं इन दोनों में कैसे एक्सेलरेशन काम करता है। तो एक समान वृत्तीय गति में आपको याद होना चाहिए, इस पॉइंट पे भी वेलोसिटी अगर 10 है तो इस पॉइंट पे भी वेलोसिटी कितनी होगी, 10 होगी। इस पॉइंट पे भी वेलोसिटी, ये सारी बातें मैंने पिछले वीडियो में कवर की हैं, आप वीडियो जरूर देखें अगर आप सर्कुलर मोशन सीखना चाहते हैं तो 10 मीटर पर सेकेंड, यानी इसे बोलेंगे हर पॉइंट पर अगर वेग का परिमाण नियत है, दिशा तो नियत हो ही नहीं सकती है, वेग का अगर परिमाण नियत है तो हम बोलेंगे कि ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है। ठीक है, और असमान वृत्तीय गति में क्या होगा, यहाँ वेलोसिटी अगर 5 मीटर पर सेकंड है तो यहाँ की वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड हो जाएगी, यहाँ की वेलोसिटी कुछ और होगी, यहाँ की कुछ और होगी। तो जगह जगह की वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड है वो चेंज होगा, यानी परिमाण जो है वो बदलेगा। तो कहने का मतलब क्या है, कुल मिला के बेसिक बात अब हमें ये समझ में आना चाहिए कि AC जो होता है वो होता है v²/r होता है। इसका मतलब इस पॉइंट पर जो वेलोसिटी है वो 10 है तो 10 का स्क्वायर, और रेडियस मान लीजिए 1 मीटर दिया है तो 1 कर देंगे। यहाँ की भी, तो कहने का मतलब क्या है, जो AC है, जो AC है वो नॉट इक्वल टू 0 है, यानी जो सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन है वो 0 नहीं है। अब अगर हम AT की बात करें, तो AT बराबर होता है d/dt ऑफ v, और हर पॉइंट पर जो v है वो कांस्टेंट वैल्यू है, यानी वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड है वो नियत है। इसका मतलब ये हुआ कि जब हम कांस्टेंट को डिफरेंशिएट करेंगे, यहाँ पर कांस्टेंट वैल्यू रखेंगे, जैसे मान लीजिए हमने रखा 10, तो ये कितना आएगा, d/dt ऑफ 10, ये 0 हो जाएगा। इसका मतलब AT की वैल्यू कितनी होती है, 0। ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में एक समान वृत्तीय गति में AC नॉट इक्वल टू 0 बट AT इज इक्वल टू 0, जबकि यहाँ पर आप देखें तो AC यहाँ 0 नहीं होगा, क्योंकि हर पॉइंट पर वेलोसिटी होगी, तो वेलोसिटी का स्क्वायर/r हो जाएगा, और AT भी 0 नहीं होगा, क्योंकि इस बार वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है, हर पॉइंट की वेलोसिटी लगातार चेंज हो रही है। तो आई थिंक अब ये दोनों पॉइंट आपको क्लियर हो गए होंगे, कहाँ AC 0 होगा और कहाँ AT 0 होगा, कहाँ AT 0 नहीं होगा। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में AT 0 होता है, इस पॉइंट को नोट कर लीजिए, और असमान वृत्तीय गति यानी नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में जो AT है वो 0 नहीं होता है। तो आइए अब हम AC और AT के क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करते हैं इसको जरा देख लेते हैं। देखिए, मान लीजिए एक पार्टिकल की वेलोसिटी है 2 मीटर पर सेकेंड मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस 1 मीटर। आपसे बोला एक कण है जिसका वेग है 2 मीटर पर सेकेंड, रेडियस r 1 मीटर है, के पथ पर घूम रहा है। अब आप देखिए इस पॉइंट पे हर पॉइंट की वेलोसिटी क्या है, सेम, तो इसका मतलब AT की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। लेकिन AC 0 नहीं होगा, तो AC कितना होगा, कैसे पता चला ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, क्योंकि वेलोसिटी में कहीं भी T नहीं आ रहा है, यानी T से परे, यानी अलग अलग टाइम पर V की वैल्यू 2 रहेगी। इसका मतलब ये हुआ कि ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, पॉइंट टू बी नोटेड। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। तो AC बराबर हो गया v² बाई r, और v का स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर और डिवाइडेड बाई r1
1, ये आंसर आ गया 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और इसमें 80 कितना हो गया 0। अगर हम इन दोनों का परिणामी निकालें तो परिणामी क्या होता है अंडर रूट AC का स्क्वायर प्लस 80 का स्क्वायर। अब आप देखिए यहाँ पर 80 तो 0 है, तो रूट के अंदर AC का स्क्वायर, बाहर आएगा AC, यानी AC की वैल्यू कितनी है 4, यानी परिणामी 4 होगा। और ये सोच समझने वाली बात है, पहले एक वेक्टर इधर था तो इन दोनों का परिणामी इधर जाएगा। अगर ये वाला नहीं है तो रिजल्टेंट एक ही है, तो परिणामी तो उसी की तरफ जाएगा ना। समझ में आ रही बात? तो आई थिंक आपको ये बात समझ में आ गई होगी। अब आप देखिए, अगर मान लीजिए आपसे बोले वेलोसिटी v = 2t है, अगर आपसे कह रहा है वेलोसिटी = कितना है 2t है, तो कह रहा है यहाँ पे मान लीजिए वेलोसिटी v = ये क्वेश्चन ले लेता हूँ, वेलोसिटी v = 2t² है। आपसे कह रहा है फाइंड AC एंड AT एट t बराबर 2 सेकेंड, 2 सेकेंड पर AC और AT की वैल्यू बताओ। यानी AC मतलब सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन और AT मतलब टेंजेंशियल, मतलब है केंद्रीय त्वरण, और AT का मतलब है स्पर्श रेखीय त्वरण। तो देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर सबसे पहले अगर देखिए तो अलग अलग t की वैल्यू चेंज करोगे तो v अलग अलग मिलेगा। इसका मतलब ये हुआ कि जो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड है वो कांस्टेंट नहीं है, यानी ये नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है। इसका मतलब AC भी 0 नहीं होगा और इस बार AT भी 0 नहीं होगा। AC होगा कितना, तो AC होता है v²/r, r यहाँ पे ले लेते हैं 1 मीटर समझने के लिए, ठीक है। तो अब आप देखिए AC = हो गया हमारे पास v²/r। अब बताइए t बराबर 2 सेकेंड पर v की वैल्यू कितनी होगा, 2 का स्क्वायर 4, 2 जा 8, तो ये हो जाएगा 8 का स्क्वायर और डिवाइड बाई 1, ये हो गया 64 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अगर हम AT निकालें तो AT होता है d/dt ऑफ v, यानी d/dt ऑफ ये हो जाएगा 2t², इसका आएगा आपका 4t, यानी AT आया आपके पास 4t। अब आपको AT कितने पर चाहिए था, 2 पर चाहिए था, तो 4 2 जा कितना हो गया 8 हो गया, यानी AT कितना आ गया 8 आ गया। तो कहने का मतलब AC और AT आ चुका है। अगर आपसे नेट पूछे, परिणामी पूछे, तो क्या करेंगे, अंडर रूट AC का स्क्वायर प्लस AT का स्क्वायर सिंप्लीफाई कर लेंगे और हमें आंसर मिल जाएगा। तो आई थिंक यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई होगी। इसमें लास्ट पॉइंट बचता है एक सेंट्रीपिटल फोर्स और एक होता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। एक होता है अभिकेंद्रीय बल और एक होता है अपकेंद्रीय बल। देखिए अब सेंट्रीपिटल फोर्स, पहले तो फोर्स बराबर क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन होता है। जरा आप समझिए इस बात को। अगर हम सेंट्रीपिटल फोर्स की बात कर रहे हैं तो एक्सेलरेशन भी सेंट्रीपिटल होना चाहिए, क्योंकि फोर्स और एक्सेलरेशन एक ही डायरेक्शन में होते हैं। जिधर सेंट्रीपिटल फोर्स का डायरेक्शन होगा उधर ही सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का भी डायरेक्शन होगा। जिधर फोर्स उधर एक्सेलरेशन, यानी जिधर अभिकेंद्री बल की दिशा होगी उधर ही त्वरण की दिशा होगी। तो ऐसे भी तो कह सकते हैं त्वरण अगर सेंटर की तरफ है तो ये वाला बल किसकी तरफ होगा, सेंटर की तरफ होगा। तो FC ध्यान रखिएगा हर पॉइंट पर किधर होता है, सेंटर की तरफ होता है। आप सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो यहाँ समझने वाली है, सेंट्रीपिटल फोर्स का डायरेक्शन हर पॉइंट पर चेंज होता है, क्योंकि हर पॉइंट पर एक्सीलरेशन चेंज होता है। देखिए इस पॉइंट पर सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन इधर है तो फोर्स भी इधर हो जाएगा, इस पॉइंट पर इधर, इस पॉइंट पर इधर। तो ध्यान रखने वाली बात यह कि सेंट्रीपिटल फोर्स का डायरेक्शन चेंज होने के वजह से सेंट्रीपिटल फोर्स कभी भी कांस्टेंट नहीं हो सकता सर्कुलर मोशन में। इसका ये मतलब है किसी भी बिंदु पर जो अभिकेंद्री बल की दिशा है वो लगातार बदल रही है, इसलिए हम कहेंगे अभिकेंद्री बल वृत्तीय गति में नियत नहीं रह सकता। और उसका फॉर्मूला क्या होता है, तो ये फॉर्मूला होता है आपका FC = ये हो जाएगा m और ये AC होता है v²/r। तो mv²/r और v = अगर हम r ओमेगा रख दें, या मैंने बताया था AC बराबर एक और चीज होता है mr ओमेगा, ये होता है r ओमेगा²। तो FC आपका निकल के आएगा mr ओमेगा²। तो ये दो फॉर्मूले हैं और इसका डायरेक्शन सेंटर की तरफ होता है सेंट्रीपिटल फोर्स में। इसके बारे में जान लें, ये रियल फोर्स होता है, ये वास्तविक बल होता है, रियल फोर्स होता है, ठीक है, ये वास्तविक बल होता है, वास्तविक बल होता है। और कहीं पे भी अगर वृत्तीय गति हो रही है तो हमेशा ध्यान रखना है कोई ना कोई फोर्स जरूर अपना रोल प्ले करेगा इस फोर्स को पैदा करने के लिए, जनरेट करने के लिए। यानी सेंट्रीपिटल फोर्स जनरेट करने के लिए कोई ना कोई फोर्स अपना रोल प्ले करता है। इसके आप एक दो एग्जांपल समझ सकते हैं। जैसे मान लीजिए नाभिक के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन अगर घूम रहा है वृत्तीय पथ पर, यानी न्यूक्लियस के चारों तरफ अगर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है सर्कुलर पाथ में, तो उसको सर्कुलर पाथ के लिए चाहिए सेंट्रीपिटल फोर्स, यानी
वृत्तीय गति करने के लिए चाहिए उसे अभिकेंद्री बल, और उस अभिकेंद्री बल की जो पूर्ति है यहाँ पर नाभिक यानी पॉजिटिव चार्ज प्रोटॉन है और इलेक्ट्रॉन के बीच लगने वाला स्थिर वैद्युत बल यानी न्यूक्लियस में जो प्रोटॉन है और इलेक्ट्रॉन के बीच लगने वाला इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या पैदा कर देगा, सेंट्रीपिटल फोर्स। और देखिए जैसे मान लीजिए अर्थ के चारों तरफ कोई सैटेलाइट सर्कुलर पाथ में घूम रही है, यानी कोई उपग्रह अगर पृथ्वी के चारों तरफ वृत्तीय चक्कर लगा रहा है तो वहां पर चाहिए सेंट्रीपिटल फोर्स, और इस सेंट्रीपिटल फोर्स की पूर्ति कौन करेगा, तो ये करेगा गुरुत्वाकर्षण बल करेगा पूर्ति, दोनों के बीच लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल यानी ग्रेविटेशनल फोर्स जो होगा वो प्रोवाइड कराएगा सेंट्रीपिटल फोर्स। तो ध्यान रखिएगा ये रियल फोर्स से जनरेट होता है इसलिए इसको रियल फोर्स बोलते हैं, जबकि सेंट्रीफ्यूगल जो फोर्स होता है ये इमेजिनरी फोर्स होता है, या ऐसे कहें ये होता है फिक्सियस फोर्स, इसको मैं बोलता हूं सूडो फोर्स, सूडो फोर्स, सूडो फोर्स बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं इसे छद्म बल, छद्म बल होता है। और ये जो सूडो फोर्स होता है ये सेंटर से अंदर की तरफ नहीं होता है, सेंटर से बाहर की तरफ होता है, ये है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का डायरेक्शन, अवे होता है। दूध से क्रीम निकालने की जो घटना है वो अपकेंद्री बल के कारण होती है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कारण होता है, ये ध्यान रखिएगा एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। ये क्षणिक बल होता है यानी बहुत शॉर्ट टाइम के लिए काम करता है, तो इसे बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। बाकी एग्जाम में इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस आते हैं, छोटे छोटे क्वेश्चंस आते हैं, जैसे वेलोसिटी v = r ओमेगा पे क्वेश्चन आ जाते हैं, फिर उसके बाद आपका a = r अल्फा आ गया, वेक्टर फॉर्म में प्रेजेंट करने को किस तरीके से। बाकी आपको इसके कंसेप्ट पूरा पता होना चाहिए ताकि आगे की चैप्टरों में आपको दिक्कत ना आए। मैंने पिछले वीडियो में भी ये बताया था कि कि सर्कुलर मोशन का जो कंसेप्ट है आगे कई चैप्टरों में यूज होते हैं, तो ये अच्छे से आप इसको नोट्स बना के रखिएगा। और उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, और हाँ जो लोग अभी तक वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वीडियो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको इसी तरीके से कंटिन्यू वीडियो मिलती रहेगी। तब तक के लिए